प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन को समझने के लिए जरूरी है कि पहले गांधी को समझा जाए। गांधी को समझने के क्रम में पहले हमने उनका प्रारंभिक जीवन जाना, फिर हमने ये देखा कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस तरह से रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। उसके बाद वे भारत आ गए और हम पढ़ रहे थे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है। गांधी जी ने जब भारत की धरती पर कदम रखा तो उनके सामने राजनीति का मैदान खुला पड़ा था। स्वागत था उनका कि आप आइए और संभालिए। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस नामक संगठन कर रहा था। गांधी जी के लिए एक अच्छी बात यह थी कि इस समय तक कांग्रेस अपने अंतर विरोध से बाहर आ चुकी थी, लगभग बाहर आ चुकी थी। नरम दल और गरम दल का जो भेद था वह भेद लगभग समाप्त हो गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन वो कटुता भी अब खत्म हो गई थी कांग्रेस के नेताओं में। मैंने कहा कि गांधी जी के सामने मैदान खुला था, लेकिन गांधी जी कैसे होते यदि वो सीधे ही राजनीति के मैदान में कूद पड़ते। उन्हें कोई पद तो लेना था नहीं, और सत्याग्रह की एक पद्धति का अभ्यास वे दक्षिण अफ्रीका में करके आए थे। उन्हें यह देखना था कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किस तरह संभव है, और इसके लिए जरूरी था कि भारत को करीब से देखा जाए, भारत घूमा जाए। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनको यही राय दी थी। गांधी जी भारत घूमे, उन्होंने सोने की चिड़िया की दुर्दशा देखी, पिघल गए गांधी जी मन से। ये हाल है इस देश का। लोग जागरूक थे, लेकिन कितने लोग जागरूक थे? बहुत छोटा वर्ग जागरूक था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के प्रति असंतोष नहीं था लोगों में, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार को इस देश के आम आदमी ने नियति मान लिया था। नियति के इस भ्रम को, अंग्रेजों के अत्याचार नियति के कारण है, यह जो भ्रम बना था, इस भ्रम को तोड़ने का निर्णय गांधी जी ने लिया। और उन्होंने जो रास्ता चुना उसमें एक बात प्रमुख थी, वह यह थी कि इस देश के लोगों को प्रशिक्षित करना होगा सत्याग्रह के लिए। साथ ही वो साबरमती में अपना आश्रम बनाने लग गए, और उनके सामने 3 चुनौतियां आई: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो चंपारण की लड़ाई और खेड़ा की लड़ाई, ये दोनों लड़ाइयां किसान लड़ रहे थे, और अहमदाबाद में मिलों के मजदूर लड़ रहे थे। गांधी जी को तीनों आंदोलनों में सफलता मिली, और यहां तक की बात अपन पहले कर चुके थे।
अब यदि मैं विस्तार में जाऊं गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के, तो मैं आपके सामने 1000 बार भी बैठूं तो भी बात पूरी नहीं हो। इसलिए कुछ प्रमुख घटनाओं के केंद्र में हम आगे की बात करेंगे। और आज हमारे सामने जो विषय है वह है असहयोग आंदोलन का। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा करके गांधी जी कोई निष्क्रिय नहीं बैठे थे, लेकिन उनकी जो सघन सक्रियता है वह हमें दिखाई देती है असहयोग आंदोलन में। इस बीच में कांग्रेस अपने पटल पर अंग्रेजों से लड़ती रही। जो क्रांतिकारी थे वे अपने दर्शन के अनुसार, अपने कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए थे। यानी देश शांत नहीं था, लेकिन जागरण पूरे देश में नहीं था। और इस देश को जगाने का रास्ता, इस देश को जगाने की विधि, इस देश को जगाने की तकनीक वो मोहनदास करमचंद गांधी के पास थी। और गांधी जी ने बिना किसी पद की इच्छा के स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन में झोंक दिया। उन्होंने तो कहा भी था एक बार आगे जाके कि 1920 से ही भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की है कि बिना किसी पद पर रहे भी मैं देश में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता हूं। यह होता है आत्मविश्वास, एक लीडर का कॉन्फिडेंस। और पदों के पीछे राजनीति के लोग किस तरह से भागते हैं यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। खैर, ये वे दिन थे जब कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य मांग रही थी। 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पर पूरे उल्लास के साथ भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। और ये तिरंगे का फहराए जाना इस संकल्प को मजबूत करना था कि अंग्रेजों को यहां से भगा के रहेंगे। और गांधी जी इस समय तक कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हो चुके थे। तो 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने गांधी जी को यह अधिकार दे दिया कि आप देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ सकते हैं। और जो कार्यकारिणी थी उसने यह भी कह दिया कि इसकी प्रविधि क्या होगी, इसकी टेक्निक क्या होगी, यह आप जो बताएंगे वही होगी। तो गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। उनकी अंग्रेजों से बात भी चल रही थी लगातार। तो उन्होंने
एक 11 सूत्री मांग पत्र भी पेश किया हुआ था, जिसे लॉर्ड इरविन ने अनदेखा कर दिया था। तो गांधी जी ने एक नया मुद्दा पकड़ा। उनका कहना यह था कि अंग्रेज सरकार नमक पर किस बात का कर लगा रही है, नमक बनाने पर। जमीन हमारी है, समुद्र हमारा है, पानी हमारा है, तो उस पानी से नमक बनाने का अधिकार भी हमारा है, और वो नमक हम ही खा रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं कहीं ले जाके। और इस नमक कर का अपना एक अलग विज्ञान है, जो कभी अवसर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर लगा दिया था, और गांधी जी ने कहा कि यह कर अन्यायपूर्ण है। आप हमसे, हमारे देश में, हमारे सागर से, हमारे पानी से, हमारे काम आने वाले नमक के बनाने पर टैक्स नहीं लगा सकते, और यदि आप ये टैक्स लगाएंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, हम सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नमक कोई पानी से अलग चीज नहीं है, जिस पर टैक्स लगा के और आप करोड़ों लोगों को सता लो। यह कर अमानवीय है, अविवेकपूर्ण है, और सरकार को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय को पत्र लिखा। देखिए, मैं आपको गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की बात बता रहा हूं, और मैं थोड़ा रुक रुक कर चलूंगा। उसका कारण है कि यदि आप राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का थोड़ा सा खुलासा कर लें, तो उनका दर्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब उन्होंने पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि मैं इस ब्रिटिश राज को एक अभिशाप मानता हूं भारत वालों के साथ, कि आपने लगातार शोषण करके और इस देश को गरीब बना दिया है, और हमारी स्थिति तो गुलामों जैसी हो गई है। आपने हमारी संस्कृति की जड़ें हिला दी है, चूल्हे हिला दी है, और आपने हमारा आध्यात्मिक पतन कर दिया है। यानी आपने हमें वैसा रहने ही नहीं दिया जैसे हम थे, और कहा कि अब हम इस पद्धति से आंदोलन करेंगे। गांधी जी के दर्शन की एक प्रमुख बात यह है कि वे विरोधी को पहले अपना कार्यक्रम बताते थे, चेतावनी देते थे, समय देते थे। तो उनका विश्वास था कि इस आंदोलन के माध्यम से मैं इस देश के लोगों को अहिंसा का सही अर्थ समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं, मार्च महीने की बात है, कि मैं इस महीने की 11 तारीख को अपने आश्रम के कुछ सहयोगियों
को साथ लूंगा और नमक कानून तोड़ूंगा। उन्होंने लिखा अंग्रेजों को कि मैं जानता हूं कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो मेरे पीछे आने वाले हजारों लाखों लोग पूरे अनुशासन के साथ इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जो भी सजा मुकर्रर की जाएगी वो सजा भुगतेंगे, लेकिन आपको इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। यह कानून तो कानून की किताब पर एक कलंक जैसा है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं साबरमती से दांडी तक की यात्रा करूंगा। 240 मील की यात्रा है। अब आप देखिए गांधी जी का जादू के आंदोलन शुरू होने से पहले ही देश के कोने कोने से लोग साबरमती के आश्रम में पहुंचने लग गए थे और गांधी जी ने वहां रोज सभा करनी शुरू कर दी। लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि इस आंदोलन का स्वरूप यह होगा और आप इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और आपको अपनी भूमिका इस तरह से निभानी है। कहा कि हम नमक बनाएंगे, हम शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देंगे। एक बात और, यह आंदोलन दांडी तक ही सीमित नहीं था, योजना दांडी तक की नहीं थी, पूरे देश में स्थान स्थान पर यह चीजें होंगी और यही तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गई। तो धरना देंगे और यदि हमें ताकत है तो हम टैक्स देने से ना भी कर सकते हैं। वकील वकालत बंद कर देंगे। देखें कैसे चलते हैं कोर्ट। लोग अपने मुकदमे दर्ज नहीं करवाएंगे कचहरियों में। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी से इस्तीफा देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है और वही सबसे बड़ी शर्त है, गांधी जी ने कहा कि आपको सत्य और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ना है, चाहे जान चली जाए। सत्य और अहिंसा पर पूरी ईमानदारी से चलना होगा। लोगों को अब भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी करने क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने साबरमती में लोगों को समझाया कि देखिए, इस देश में 7 लाख गांव हैं और एक गांव से यदि 10 आदमी व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं तो आप बताइए कितने लोग सत्याग्रह करेंगे। और क्या इतने सारे लोगों पर चाहे अंग्रेज कितने ही क्रूर हों तोपें नहीं चलाई जा सकती। इतने लोगों को एक साथ नहीं मारा जा सकता। किस स्थिति में? उस स्थिति में जब ये लोग हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। उन्होंने लोगों को समझाया। आप समझिए वास्तव में ये सिविल नाफरमानी क्या है, गांधी जी का दर्शन क्या है, इस माध्यम से समझिए। बोले कि आज तक क्या कोई ऐसी सरकार हुई है दुनिया में जिसने हिंसक आंदोलन को बर्दाश्त किया हो? और लोगों से पूछा कि यदि आपको यह पता होता कि वहां बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, तो क्या आप यहां आते? आप नहीं आते।
आपके पास ये समाचार पहुंचा है कि गांधी जी का आंदोलनकारी अपनी ओर से हिंसा का जवाब अहिंसा से देगा, तो आप इसलिए आए कि आपको पता है कि एक पक्ष कितनी हिंसा करेगा। तो लोगों को यह बात समझ में आई और गांधी जी एक हाथ में लाठी लेकर और यात्रा पर निकल पड़े। पूरे देश में एक नई उमंग थी, नया उल्लास। जगह जगह पर तोरण द्वार बने हुए हैं, लोगों ने झंडियां लगा रखी हैं। पुलिस ने कहीं परेशान किया तो डंडे खा लिए, मार खा ली और गांधी जी की जय बोल दी। लोग सड़क के किनारे बैठकर चरखे चलाने लगे और जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो पूरा देश देख रहा था। उन्होंने वहां नमक बनाया अपने हाथ से और इस तरह से देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इधर गांधी जी नमक बना रहे थे, उधर कांग्रेस के नेता अपना संगठन मजबूत करने में लगे हुए थे। नए कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही थी, एक नए आंदोलन की तैयारी हो रही थी और गांधी जी के ये जो दांडी का जो अभियान है, इस अभियान के प्रभाव में अंग्रेज कांपने लगे कि मुकाबला, इस भीड़ से मुकाबला कैसे करें जो सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मार खाने के लिए तैयार। और हुआ भी। एक जत्थे पर लाठियां बरसाई जाती तो दूसरा जत्था आके खड़ा हो जाता। घायलों को जो देवियां साथ में या दूसरे स्वयंसेवक होते थे वो उठा के एक तरफ ले जाके उनका उपचार शुरू कर देते। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और इससे निपटें कैसे। उनको गांधी जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। उन्होंने नेहरू को तो गिरफ्तार किया लेकिन गांधी को नहीं कर सके। कांग्रेस ने कुछ स्थान चिन्हित किए कि यहां यहां हम आंदोलन करेंगे और खाली दांडी में नहीं, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अभियान चलाया। त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा प्रारंभ की। उनको गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार किया गया तो इतनी भीड़ थी वहां, इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। और इधर मालाबार में कालीकट से पयन्नार तक की यात्रा हुई। आंध्र प्रदेश के बहुत सारे जिलों में शिविरम बन गए, शिविरम कैंप, लोग बैठे रहे वहां। और मैंने कहा ना कि गांधी जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई। 14 अप्रैल को नेहरू को जरूर गिरफ्तार किया गया। पेशावर में आंदोलन चल रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी नाम दिया गया बाद में, जिनका संगठन था लाल कुर्ती, उन्होंने वहां आंदोलन कर दिया। और पेशावर का आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां आंदोलनकारियों से निपटने के लिए जो गढ़वाल रेजिमेंट भेजी गई थी, उसके सिपाहियों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और गांधी जी यही चाहते थे। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। जब अगली बार मिलेंगे तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शेष रही बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए।